Hello dear students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 6th chapter of class 7 which is about light. So today also we have to discuss a very interesting topic, a very interesting concept of energy which is light energy. So as we all know that light makes us a thing visible to us, है ना? आप कोई भी चीज अपने सराउंडिंग में देख पाते हो किसकी वजह से? लाइट की वजह से. लाइट की जो एनर्जी है, लाइट की रेडिएशंस है, जब वो ट्रैवल करती है एक मीडियम के थ्रू और एक ऑब्जेक्ट को क्या करके स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होती है, हमारी आईज के अंदर एंटर करती है, तब जाके हमें वो ऑब्जेक्ट क्या है विजिबल होता है. अगर लाइट नहीं होगी तो आईज का भी कोई रोल नहीं है, यानी कि आईज के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, लेकिन आईज के थ्रू ऑब्जेक्ट्स तभी हमको दिखेंगे जब रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं लाइट की वो हमारी आंखों में एंटर करेंगी, इमेज का फॉर्मेशन होगा, तब जाके हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होगा. वी कैन नॉट सी इन द डार्क because there is no light, है ना? So we have to discuss about the light only in a very detailed manner today. ठीक है? So light और light के uses से तो हम बहुत अच्छे से familiar हैं. ठीक है? हमें पता है light क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जो चीजों को विजिबल करती है. डेली लाइफ में आप देखते हो लाइट के बहुत सारे सोर्सेज है जिससे लाइट निकलती है, जैसे कि सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल, टीवी, मॉनिटर ऑफ अ कंप्यूटर, मोबाइल फोन की जो डिस्प्ले होती है, ये सभी क्या है, these are the different sources of light from which the light energy or the light rays comes out. ठीक, अर्लियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ शेडो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम मिरर एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस. So identify the phenomena associated with light and the pictures given below. In this chapter we will learn about some more properties of light. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइट की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि नंबर 1 we have to discuss about rectilinear propagation of light. So when we switch on a torch in a dark room, we can see a beam of light which falls on an object. This beam of light is always straight and not curved or zigzag. This is an important property of light. We say that light travels always in a straight line. Okay, it is also known as rectilinear propagation of light. It is because of this property that shadows are formed when light faces any obstruction. तो कभी भी आपने अगर कभी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी बहुत कॉमनली कि एक डार्क रूम है और डार्क रूम में जब आप टॉर्च को ऑन करते हो तो टॉर्च से जो लाइट की रेडिएशंस बाहर निकलती है वो बिल्कुल स्ट्रेटली मूव करती है, जिसको आप बीम ऑफ लाइट कहते हो, यानी कि बहुत सारी रेस का कलेक्शन इज नोन एज व्हाट, बीम ऑफ लाइट. सो जब एक डार्क रूम के अंदर आपने टॉर्च को ऑन किया और उसमें से जब बीम ऑफ लाइट बाहर निकलेगा वो आप देखोगे वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा होता है ना? सो ये क्या है, ये क्या प्रूव करता है कि जो लाइट रेज है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और इस फिनोमिना को, लाइट की इस प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है. इसी प्रॉपर्टी की, लाइट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से शेडोज फॉर्म होती है, यानी कि जब भी लाइट स्ट्रेटली मूव करती है हमेशा, और अगर उसके बीच में पाथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो वहां पे फिर शेडो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि शेडो का कॉन्सेप्ट लाइट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, एग्जिस्ट करता है. ठीक है, चलो. सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो व्हेन अ bowler, it should be bowler, when a bowler bowls through the batsman hits the ball and the ball changes direction. Similarly, when light falls on an object, it changes its direction and bounces back. This bouncing back of light is known as reflection of light. Based on the surface from where light is reflected, reflection can be classified into two types, that is regular and irregular reflection. So what do we mean by reflection of light? First of all, जैसे कि आप एग्जाम्पल गिवन है कि जब भी आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, कोई भी बॉलर क्या करता है, बॉल को जब बाउल करता है किसके लिए, बैट्समैन के लिए, तो बैट्समैन उसको हिट करता, जैसे ही बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी कि बॉल इस तरीके से आ रही थी, बैट्समैन ने यहाँ से हिट किया और हिट करने के बाद अब वो जो बॉल है वो ऑपोजिट उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है. इसी तरीके से लाइट रेस का होता है, यानी कि जब लाइट रेस किसी सोर्स से बाहर निकलती है, स्ट्रेटली मूव करती है, और मूव करने के बाद जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो क्या करती है, बाउंस बैक हो जाती है. And this phenomena is known as reflection of light. अब सरफेस, यानी कि लाइट रेस किस सरफेस पे, किस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी, इस बेसिस पे रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक रेगुलर और एक इरेगुलर. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो वो रिफ्लेक्शन जो एक रेगुलर या स्मूथ सरफेस पे होगा, यानी कि लाइट रेस एक ऐसे सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी जो कि काफी रेगुलर और काफी स्मूथ सरफेस है, उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, चलो. सेकेंड इज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन.
ये क्या होगा? द रिफ्लेक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू अ रफ एंड डल सरफेस, ठीक है, वो सरफेस जो काफी डल है, काफी रफ सरफेस है, इवन नहीं है, स्मूथ नहीं है, उस पे जब लाइट रे स्ट्राइक करती है और वापस बाउंस बैक करती है, तो बाउंस बैक करना तो रिफ्लेक्शन है, लेकिन अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, दैट इज नोन एज इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन scatters light in all direction and help us to see things। अब ये जो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है ये क्या करता है? लाइट को चारों ही डायरेक्शंस में बाहर की तरफ क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है, जिससे हमें क्या होती है? चीजें विजिबल हो पाती है। ठीक है, सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर। सो जब भी आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अपनी खुद की इमेज इजीली उसमें देख पाते हो, है ना? So our image is in the mirror is of the same size and we are at the same distance from the mirror as we are standing. As we move back, the image also moves behind the mirror. However, the image formed in a mirror is actually inverted. Left side seems to be on the right and here vice versa. It is not possible to take this image on a screen. Such an image which cannot be obtained on a screen is called a virtual image. तो जब भी आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, सी फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज योर प्लेन मिरर, आप खड़े हो तो आपको अपनी खुद की इमेज वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब इमेज स्टूडेंट जितना ऑब्जेक्ट यानी कि जितनी हाइट आपकी होगी उतनी ही आपको सामने मिरर में इमेज देखने को मिलती है इन द प्लेन मिरर। ठीक है, जितने डिस्टेंस पे आप अपने मिरर से खड़े हो उतने ही डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द मिरर। जैसे जैसे आप उस मिरर से दूर होते जाओगे, पीछे मूव करोगे, इमेज भी पीछे होती जाती है। आप मिरर के आगे आते जाओगे तो इमेज भी आगे आती जाती है। ठीक है, यानी कि सेम डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होता है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट और सेम साइज की इमेज बनती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद इमेज जो प्लेन मिरर पर बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड भी होती है। दैट मीन्स व्हाट कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाते हो इमेज में आपका राइट हैंड दिखता है, आप राइट हैंड ऊपर करते हो तो लेफ्ट हैंड दिखता है। इस तरीके से क्या बोलते हैं? लिटरली इन्वर्टेड इमेज कहते हैं व्हिच इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट कि ये जो इमेज प्लेन मिरर पे बनती है इसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो और ऐसी इमेज को हम वर्चुअल इमेजेस कहते हैं व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्लेन मिरर पे बनने वाली इमेजेस की लेटरल इन्वर्शन, यानी कि चीजें उसमें इन्वर्टेड दिखती हैं लेटरली, पूरी नहीं लेटरली, यानी कि लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने अगर सीधा लिखा है, कोई भी लेटर है जिसको आपने सीधा लिखा हुआ है, जैसे कि पी है, पी आपने सीधा लिखा है लेकिन आप प्लेन पेपर पे जब आप उसको फेस करोगे तो वो आपको 9 दिखेगा, यानी कि उल्टा दिखेगा। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ओके, चलो तो इसी बिहाफ पे पढ़ेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ लेटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज अप्लाइड इन राइटिंग द वर्ड एम्बुलेंस ऑन व्हीकल्स दैट कैरी पेशेंट्स टू हॉस्पिटल। This is done so that the driver in the other vehicle ahead of the ambulance can see the word ambulance clearly in the rear view mirror and gives way immediately। ठीक है, सो व्हाट दे आर सेइंग कि ये जो लेटरल इन्वर्जन मतलब प्लेन मिरर ने जो इमेजेस का लेटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी है इसको यूज किया जाता है जनरली एम्बुलेंसेस। एज यू ऑल नो अबाउट एम्बुलेंस, इसमें पेशेंट्स को कैरी किया जाता है द हॉस्पिटल्स और टू द होम। ठीक है, तो उसमें आपने यूजुअली देखा होगा इस तरीके से उल्टा लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस वर्ड। क्यों? सो दैट इस एम्बुलेंस के आगे जो व्हीकल चल रहा हो और उसका जो ड्राइवर है जब वो अपने रेयर व्यू मिरर में इस वर्ड को दिखेगा तो उसको ये वर्ड बिल्कुल सीधा दिखेगा। तो दैट वो क्या हो जब वो मतलब क्लियरली इस वर्ड को एम्बुलेंस पढ़ पाएगा तो वो अपना आप उनको क्या रास्ता दे देंगे सो दैट एम्बुलेंस कैन मूव अहेड ऑफ। ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज किया जाता है। अब जो प्लेन मिरर इमेजेस बनाते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थोड़ा वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज अपराइट और इरेक्ट। प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती हैं वो अपराइट यानी कि बिल्कुल इरेक्ट सीधी होती है, वर्चुअल होती है, वर्चुअल यानी कि स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं करी जा सकती है। इट इज ऑफ द सेम साइज एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेजेस का होता है इन द प्लेन मिरर। एंड नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्म इन द मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का होगा, यानी कि डिस्टेंस और साइज दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं इन द प्लेन मिरर। ओके, चलो नाउ वी आर हैविंग टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या टर्म्स यूज करी जाती हैं दैट वी हैव टू डिस्कस। कुछ कॉमन सी टर्म्स है। नंबर 1 इज इंसिडेंट रे। सो दिस इज अ फिनोमेनन व्हिच दे हैव शोन। दिस इज व्हाट मिरर, ये एक मिरर इन्होंने लिया है। ठीक है, अब मिरर में जो लाइट रे किसी सोर्स से निकल कर स्ट्राइक करती है मिरर को,
द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मटेरियल और मिरर इज द इंसिडेंट रे। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, सोर्स ऑफ लाइट से, सॉरी, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट रेज निकलकर किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करती है, वो लाइट रेज को जो सोर्स से निकली है और जो स्ट्राइक करी है सरफेस पर, उनको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, सच एज दिस वन इज व्हाट, इंसिडेंट रे। Then the ray of light which is sent back from the surface of the reflected surface is the reflected ray। फिर स्ट्राइक करने के बाद क्या, जब वो लाइट रे बाउंस बैक होके वापस जाती है, डायरेक्शन चेंज जाती है इस तरीके से, दे आर नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे इन्हें, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच द लाइट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे किसी ऑब्जेक्ट को, सरफेस को स्ट्राइक करेगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट बोला जाता है या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जैसे कि ये पॉइंट जो इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया है, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट इज नॉर्मल। द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द नॉर्मल। तो ये जो पॉइंट P है, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। यहां से जब आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हो, दैट इज नोन एज नॉर्मल रे, जो कि आपके रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच बनने वाला जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपका ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल रे, इसके बीच का जो एंगल है ये, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड देन नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच बनेगा, ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो वो एंगल जो आपका ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलो, विच इज डिनोटेड बाय दिस, इस तरीके से एंगल आर, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल स्मॉल आई, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, चलो, नाउ वी आर हैविंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉज हैं, 2 लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। नंबर 1 लॉ इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जितने एंगल से इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है सरफेस पर, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक होकर जाती है। यानी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अपने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और जो नॉर्मल होता है किस पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वो तीनों ही सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, चलो, now next is real and virtual images. So when you see a mirror, you can see your image in the mirror. This image is virtual and cannot be projected on a screen. In a movie theater, the light from a projector falls on a screen and an image is formed on the screen, which is real. तो जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो, मिरर के सामने खड़े होने पर आपको अपनी इमेज दिखती है, वो इमेज आपकी वर्चुअल इमेज होती है, यानी कि आप उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। लेकिन जब आप मूवी थिएटर में जाते हो तो आपने देखा होगा पीछे जो प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, प्रोजेक्टर से निकलने वाली जो लाइट रेज होती है उसको हम एक स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं, इमेजेस बनती हैं जिसको आप देखते हो मूवी थिएटर्स में। तो वो क्या होता है, पीछे प्रोजेक्टर होता है, वहां से लाइट रेडिएशन निकलती है जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जाता है और उन सबको हम देखते हैं। उस इमेज फॉर्मेशन को बोला जाता है, सच काइंड ऑफ इमेजेस आर नोन एज रियल इमेजेस, जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सो an image formed by a converging beam of light is called a real image। अब वो इमेज जो converging beam of light से बनती है उनको हम real images कहते हैं। The light rays actually meet at a point to form the image, है ना। converging beam of light क्या होगा, जहाँ एक बहुत सारे sources से light निकलकर एक particular point पे जाकर merge हो जाती है बहुत सारी light rays, वहां जाके इमेज का फॉर्मेशन होगा और उसका इमेज वैसे कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। लेकिन an image formed by a diverging beam of light is called a virtual image। Here the light rays do not meet at a point, but they appear to diverge from a point where the virtual image is formed। ठीक है, सो एक ऐसी इमेज जो डाइवर्जिंग रेज ऑफ लाइट से मिलकर बनती है, यानी कि एक पॉइंट से मिलकर डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है, इसको हम डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और इससे जो इमेजेस बनती हैं वो आपकी वर्चुअल इमेजेस होती हैं। ठीक है, यानी कि लाइट रेज यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट नहीं होती है, बल्कि ये एक पॉइंट से आगे चल के क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, चलो, नाउ देयर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। सो रियल क्या है, ये कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट से बनता है, वर्चुअल आपका डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट से बनती है इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता।
रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है यानी कि उल्टी होती है, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधी होती है. ठीक है, चलो. Now we come to the topic of spherical mirror. So what is spherical mirror? See, have you ever observed reflecting surface which are not plane? Most of the kitchen utensils such as steel vessels and spoon are curved of the reflecting surface. Take a polished steel spoon and look at both the surfaces. You will see an upright image at the back of the spoon and an inverted image in the hollow part of the spoon. These curved reflecting surfaces form spherical mirrors. Spherical mirrors are of two kinds, concave and convex. So, कभी आपने ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखे हैं जो प्लेन ना हो. अभी तक हम प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करते थे जो कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है, लेकिन उसका सरफेस प्लेन होता है. ऐसे भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कि कैसे होते हैं, कर्व होते हैं. यूजुअली आपके घर में जो आप यूटेंसिल्स यूज करते हो है ना, वेसल्स यूज करते हो, कुकिंग वेसल्स, वो आपको उनके सरफेस कैसे दिखेंगे, रिफ्लेक्टिंग दिखेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, आप बिल्कुल कभी एक स्टील शाइनी स्पून लीजिएगा स्टील की, उसका क्या होता है, जो पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है, वहां पे आपको क्या दिखेगा, बिल्कुल अपराइट इमेज दिखेगी. लेकिन जिसका अंदर वाला हॉलो पार्ट है, कर्व्ड पार्ट है, वहां पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो इन्वर्टेड होती है यानी कि उल्टी होती है. ठीक है, सो ये जो आप देखोगे दो सरफेस है उस स्पून के, है ना, वो कैसे है, सरफेस कर्व्ड सरफेस है. ठीक है, तो यही कर्व्ड सरफेस कैसे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये स्फेरिकल मिरर्स या रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर्स बनाते हैं. ठीक है, तो दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स. कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की तरफ होता है, इनर साइड. ठीक है, इसको आप कन्वर्जिंग सरफेस मिरर भी कहते हो, क्योंकि एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एज अ पॉइंट. क्योंकि यहाँ से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है वो क्या करके रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी कॉनकेव मिरर से क्या हो जाती है, एक पॉइंट पे जाके कॉन्वर्ज हो जाती है. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ये ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, आउटर साइड पे होता है. इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑपोजिट चीजें होती हैं, यानी कि कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू पास होता है तो वो आगे चल के क्या हो जाता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाता है. एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन अ कॉन्वेक्स सरफेस मिरर डाइवर्जेस. ठीक है, चलो इसके बाद हमें क्या गिवन है, कुछ प्रैक्टिकल यूजेस गिवन है इसके स्फेरिकल मिरर के, जैसे कि इसको आप शेविंग मिरर में आपने देखा हो, यूजुअली वहां यूज किया जाता है. कि कॉनकेव मिरर के है सबसे पहले आपको. ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. सबसे पहले कॉनकेव मिरर के यूजेस गिवन है. पहला है कॉनकेव मिरर का यूज कि इसको हम शेविंग मिरर में यूज करते हैं. फिर उसके बाद ये एज अ रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है टॉर्चेस, लाइट हाउस, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में, क्योंकि ये क्या करता है, डाइवर्स कर देता है लाइट रेस को. When the distance between the light and the glass is within the focus. क्या, जब जो डिस्टेंस है लाइट और ग्लास के बीच का वो फोकस पर होगा तो ये क्या करता है, लाइट रेस को डाइवर्स कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट, since it can focus the rays of the sun at a point, this property of concave mirror is used as solar powered gadget. क्योंकि ये क्या करता है, सन की जो निकलने वाली लाइट रेस है उनको क्या करता है, फोकस पर लेकर जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है. इसीलिए इस प्रॉपर्टी को, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है किसमें, सोलर पावर गैजेट्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए. डेंटिस्ट जो होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, सो दैट जो टीथ जिसको क्रिएट करना है पेशेंट का, उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज मिलती है बाय द यूज ऑफ कॉनकेव मिरर. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स जो होते हैं उसमें भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, सो दैट हेवनली बॉडीज जिसको हम व्यू कर रहे हैं उनकी मैग्नीफाइड इमेजेस हमको देखने को मिलेगी. Now next we are having convex mirror. Convex mirror का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, नंबर वन एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. व्हीकल्स में जो रियर व्यू मिरर होते हैं, साइड मिरर्स होते हैं, उनमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, जैसे सच एज कार, बस, ट्रक, है ना. क्योंकि ये क्या करता है, इट फॉर्म्स अ स्मॉलर एंड वर्चुअल इमेज. इट कैन बी यूज्ड टू सी अ मच लार्जर एरिया देन द एरिया विजिबल बाय अ प्लेन मिरर. इस मिरर के थ्रू, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू क्या होती है, एक बहुत बड़े वाइड एरिया की छोटी और बिल्कुल वर्चुअल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर. यानी कि हमारे व्हीकल के पीछे एक बड़ा जो वाइड एरिया है जहाँ पर व्हीकल्स मूव कर रही हैं, उसको क्या बहुत ही क्या करके एक छोटे से सरफेस पे दिखाकर ही क्या करता है, हमको विजिबल करता है ना. शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं या बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं, तो कीप एन आई ऑन द कस्टमर्स एंड शॉप लिफ्टर्स इफ एनी. ठीक है, तो कस्टमर्स या शॉप लिफ्टर्स पे क्या एक नजर रखने के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट, lenses. Okay, wait.
Now we have to discuss about lenses. So क्या when we are not able to see far up things or nearby things clearly, we visit an eye specialist. The doctor checks our eyesight and if required, suggests the use of spectacles. Spectacles consist of two curved glasses known as lenses. तो जब हमें क्या या तो बहुत दूर की चीजें या बहुत पास की चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं, तो हम यूजुअली किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर हमारी आईसाइट का चेकअप करते हैं, चेकअप करके हमको बताते हैं कि हमको क्या स्पेक्टेकल्स का यूज करना पड़ेगा. अब वो जो स्पेक्टेकल्स हम यूज करते हैं, उन स्पेक्टेकल्स में क्या होता है? दो कर्व्ड ग्लासेस होते हैं. कर्व्ड ग्लासेस होते हैं दो, जिनको हम लेंसेज बोलते हैं. यानी कि आप लेंस को डिफाइन कर सकते हो एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग वन फ्लैट एंड वन कर्व सरफेस और बोथ कर्व सरफेस ऐसे दैट आर मेड ऑफ टू कर्व सरफेस और ऑफ टू टाइप्स कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. यानी कि लेंस क्या है? कैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, जिसका या तो एक फ्लैट एक कर्व्ड सरफेस होगा या दोनों ही कर्व्ड सरफेस होंगे. ऐसे मीडियम को आप क्या बोलोगे? लेंस बोलोगे. ऐसे लेंसेज जिनकी दोनों ही सरफेसेस कर्व्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव. कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स या फिर जिसको आप कॉन्वर्जिंग लेंस पे बोलते हो. ये क्या होता है? थिक इन द मिडिल, यानी कि बीच में थिक होता है और एजेस की तरफ कैसा होता है? पतला सा होता है. ये कैसे बनाया जाता है? दो कर्व्ड सरफेसेस को ज्वाइन करके बनाया जाता है. कॉन्वेक्स लेंस यूजुअली क्या करता है? इमेजेस को मैग्नीफाई कर देता है. दूसरा है कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं. ये ऑपोजिट है, यानी कि मिडिल बीच में से पतला होता है और एजेस पे से कैसा होता है? थिक, यानी कि मोटा होता है. ठीक है. जो ऑब्जेक्ट्स क्या है आपको क्या दिखते हैं? कॉनकेव लेंस के थ्रू क्या छोटे दिखते हैं कंपैरेटिवली. ठीक है. चलो, अनलाइक मिरर्स where light is reflected off the surface, lenses are transparent with light passing through them and then getting deflected. Parallel rays passing through a convex lens converge to a point known as the principal focus. So ये क्या है स्टूडेंट? ये है आपका convex lens जो आपको कुछ इस टाइप से. This is convex lens and this is concave lens. ठीक है. ये आपका concave lens होता है. ठीक है. जैसे मिरर्स में तो क्या होता था कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता था. लाइट रेज जब पास होती है तो स्ट्राइक करके बाउंस बैक हो जाती थी. लेकिन लेंसेज में ऐसा नहीं होता है. लेंसेज में लाइट रेज क्या होती है? वो सरफेस से, क्योंकि दोनों ही सरफेस क्या है? ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो लाइट रेज इजीली आगे चली जाती है, पास हो जाती है, लेकिन डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि स्ट्रेट मूव नहीं करती हैं, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है. ठीक है. चलो, यानी कि वो पैरेलल रेज जो किसी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होंगी. देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, वेट सी, ये पैरेलल रेज है जो आपकी क्या हो रही है? एक कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होगी. तो जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस के पास होती है, ये पास होने के बाद क्या करती है? एक पॉइंट पे जाके कॉन्वर्ज हो जाती है. अभी तो इसको हम कॉन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये कॉन्वर्ज होते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस. ओके. चलो, in case of a diverging or concave lens, the rays of light do not actually meet but appear to diverge from a point called the principal focus of the concave lens. लेकिन कॉनकेव लेंस में ऐसा नहीं होता है. कॉनकेव लेंस में ऑपोजिट होता है, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है. तो इसमें से लाइट रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या नहीं होती है? मीट नहीं होती है. ठीक है. उनमें ऑपोजिट होता है, यानी कि लाइट रेस पास होंगी और पास होने के बाद क्या होंगे? डाइवर्ज जाएंगे. यानी कि देखो ये पैरेलल लाइट रे गई, लेकिन पास होने के बाद भी दूसरी डायरेक्शन में ऐसे डाइवर्ज हो गई. ऐसे ये एक लाइट रे आई, लेकिन यहाँ पास होने के बाद ये क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में पास हो गई. लेकिन जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद हमें क्या दिखता है कि ये यूजुअली जो डाइवर्ज होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से होते हैं. इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन एंड लेंस. लेंस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है? दैट वी हैव टू स्टडी नाउ. So the image formation with the convex lens varies with the change in distance of the object from the lens. ठीक है. तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन वेरी करेगा कि ऑब्जेक्ट का लेंस से जो डिस्टेंस है वो कैसा है. जितना ज्यादा डिस्टेंस चेंज होता है उस हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन भी चेंज हो जाता है. लेकिन जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा स्मॉल इन साइज, यानी कि छोटी होती है. अपराइट, बिल्कुल सीधी होगी. वर्चुअल, यानी कि स्क्रीन को ऑब्टेन नहीं करी जा सकती. इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं होता है इन द केस ऑफ द इमेजेस व्हिच आर फॉर्म्ड इन कॉनकेव लेंस. ठीक है. सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द कॉन्वेक्स लेंस अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हिच इज अपराइट एंड मैग्नीफाइड. जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्लोज होगा कॉन्वेक्स लेंस से तो जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी. ठीक है. और अपराइट यानी कि सीधी होगी, मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट.
इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस के सेम साइड बनेगी। ऐसी इमेज जो लेंस के सेम साइड पे बनती है उसको हम यूज करते हैं टू रीड स्मॉल लेटर्स ऑफ द स्क्रिप्ट यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि ऐसे हम क्या मैग्नीफाइंग ग्लास में ऐसे लेंसेज को यूज करते हैं सो दैट किसी भी लेटर के छोटे छोटे साइजेस को भी हम इजिली क्या कर सकते हैं, इजिली रीड कर पाएंगे। ओके चल नाउ नेक्स्ट दे हैव गिवन सम ऑब्जर्वेशंस टू अस कि कैसे आप लेंस में क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज का कैसा फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन अस अबाउट द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट व्हिच वी हैव टेकन इज कैंडल, ठीक है। तो अगर कैंडल की पोजीशन लेंस के बिल्कुल क्लोज रखी है तो इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। ओके यानी कि कहाँ होगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। इन्वर्टेड होगी यानी कि ऑपोजिट होगी, और मैग्नीफाइड यानी कि थोड़ी सी एनलार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बहुत ज्यादा क्लोज है, वेरी क्लोज टू द लेंस है, तो इमेज वर्चुअल बनेगी, यानी कि क्या आपके लेंस के पीछे साइड बनेगी। इरेक्ट यानी कि सीधी होगी, और मैग्नीफाइड यानी कि थोड़ी एनलार्ज हो जाएगी। अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से अगर दूर है ऑब्जेक्ट तो इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी, और डिमिनिश यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी हो जाएगी। नाउ वी आर हैविंग द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो जो ऑब्जेक्ट है अगर उस लेंस के बहुत ज्यादा क्लोज है तो इमेज आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड है, और अगर आपका लेंस से बहुत दूर है ऑब्जेक्ट तो भी इमेज आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड है, यानी कि इसमें क्या डिस्टेंस का कोई भी क्या नहीं होता, केस नहीं होता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस इमेजेस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। Now, as the object is moved away from the lens, the image starts becoming smaller in size and moving closer to the lens. The image is also real and inverted. When the object is far away from the lens, the image is very close to the lens, real and inverted. जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस से क्या दूर लेते जाओगे तो इमेज छोटी होती चली जाती है साइज में, है ना। और क्या होती है, लेंस के पास आती जाती है डिस्टेंस में। साइज छोटा होता जाएगा लेकिन डिस्टेंस लेंस के पास आता जाएगा। इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड होगी। लेकिन ऑब्जेक्ट जब आपका फार अवे फ्रॉम द लेंस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा दूर होता है लेंस से, तो इमेज जो है काफी क्लोज दिखती है, रियल और इन्वर्टेड दिखती है, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज के यूजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसमें जो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में काम करता है, दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस ओनली। फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज का यूज किया जाता है क्या, जो आई डिफेक्ट्स होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉनकेव लेंस का हम पीप होल जो होता है उसमें भी यूज करते हैं। उसके बाद इनका लेंस यूज कहाँ किया जाता है, कैमरा और प्रोजेक्टर्स में यूज किया जाता है, और बाइनोक्यूलर्स, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप, इन सब में भी कॉनकेव या जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं उनका यूज किया जाता है। नाउ इमेज फॉर्मेशन इन द आई, आई में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो एज यू ऑल नो कि ह्यूमन आई एक क्या है, इनबिल्ट कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि हमारी जो आई है इसके अंदर हमारे पास एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस बाय द गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। सो जब रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द आई लेंस, इट फोकसेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द रेटिना व्हिच एक्ट एज अ स्क्रीन। The retina is connected to the optic nerve which carry the information to the brain. The brain then interprets the information, forms a real and direct image of the object with the correct size. तो क्या होता है, क्योंकि हमारी आई के अंदर एक नेचुरल लेंस है विच इज योर कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का काम आपको पता है कि वो कैसी इमेजेस बनाता है। दैट मीन्स व्हाट, जब बाहर से जो लाइट रेस है वो हमारी आई के अंदर एंटर करती है, और एंटर करने के बाद जब वो इस लेंस के थ्रू पास होती है तो क्या होता है, ये लेंस उन लाइट की जो रेस है उनको फोकस करता है और कैसी इमेज बनाता है, रेटिना पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रेटिना हमारा आई का ही पार्ट है जो कि एक स्क्रीन की तरह काम करता है। This they have shown in the picture also. This is the eye diagram, और ये जो पीछे स्क्रीन होती है इसको हम रेटिना कहते हैं, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब लाइट रेस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होने के बाद फोकस करी जाती है रेटिना पर, तो इमेज कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। अब जो ये रेटिना है वो किससे कनेक्टेड है, ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड है। सी आपको नीचे दिख रही है ये ऑप्टिक नर्व्स है। रेटिना क्या करता है, इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू सभी लाइट रेस को कहाँ लेकर जाता है, ब्रेन तक लेके जाता है। ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है, उन लाइट रेस को इंटरप्रेट करने के बाद क्या करता है, एक रियल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, और सेम साइज के बनाएगा जितना साइज का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलो नाउ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, यानी कि 17th सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन के पहले
साइंटिस्ट जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि व्हेन अ थिन बीम ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म फॉर्म बैंड ऑफ 7 कलर दैट इंक्लूड्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। यानी कि सर आइजैक न्यूटन पहले थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब एक थिन बीम ऑफ लाइट को आप किसके थ्रू, एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करोगे, तो वो पास होने के बाद क्या करता है, एक बैंड बनाता है 7 कलर्स का, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स होते हैं। इसी फिनोमेना को स्प्रेडिंग ऑफ वाइट लाइट कहा जाता है। इस तरीके से so sometimes after it rains the sun starts shining and a rainbow is observed in the sky. The rainbow consists of 7 colors and is formed by the dispersion of white light of the sun through transparent water droplets present in the air. ओके, सो एक्चुअल में होता क्या स्टूडेंट कि जो सन की जो लाइट होती है वो एक वाइट लाइट कंसीडर करी जाती है। तो जब कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब सन शाइन करने लगता है तो रेनबो का फॉर्मेशन यूजुअली होता है। एक्चुअल में वो जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, उस रेनबो के अंदर आपको क्या दिखते हैं, 7 कलर्स ये देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको अभी बताए, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स रहती है जो कि एक ग्लास प्रिज्म की तरह वर्क करती है। और जब सन की जो लाइट है, सन की लाइट व्हाइट लाइट है, वो जब उस वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू पास होती है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट इज कंसिडर्ड एज अ प्रिज्म ओवर हियर, ठीक है। वो प्रिज्म के थ्रू जब वो व्हाइट लाइट पास होगी, सनलाइट पास हुई, तो वो क्या हो जाती है, वो व्हाइट लाइट डिस्पर्स्ड हो जाती है इन द 7 कलर्स व्हिच आर सीन एज अ रेन, ठीक है। चलो, now the band of 7 color is called spectrum and the color of the spectrum are denoted by vector. तो जो 7 कलर्स का बैंड आपको देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम में जो 7 कलर्स दिखते हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज विबग्योर। विबग्योर में क्या आएगा, वी फॉर वॉयलेट एंड इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये ग्लास प्रिज्म है, ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट पास की, पास होने के बाद ऐसे ये 7 कलर्स में डिस्पर्स हुई, और जो आपको देखने को मिलेंगे 7 कलर्स दैट इज विबग्योर एंड दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। तो यानी कि जो व्हाइट लाइट होती है वो कितने 7 कलर्स की बनी होती है, और जब ये 7 कलर्स कंबाइन होते हैं एक साथ ही, तो ये क्या बना लेते हैं, व्हाइट लाइट बना लेते हैं। We can also prove that white light consists of 7 colors by using Newton's disk. Okay, Newton's disk was made by painting a disk with the 7 colors as shown in the adjoining figure. The disk is then rotated very fast and we see that the colors of the disk seem to be disappear and disappear. Why? This happens because the effect of the image of the color does not disappear immediately from the eye but persists for a fraction of a second. When the disk rotates, the colors form images one after the other and we see a combined effect of all the colors which is a white color. तो आप इस चीज को प्रूव भी कर सकते हो कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स की बनी है। किसको यूज करके, सर आइजैक न्यूटन की एक डिस्क है, ये आपको दिखिए यहाँ पे, है ना, ये जो आइजैक न्यूटन की डिस्क है, ये जो डिस्क है ये कैसे बनाई गई है, वो 7 कलर्स जो हमको रेनबो में दिखते हैं उनको सबको ज्वाइन करके या उनको पेंट कर किसी एक डिस्क पर इस तरीके से ये बनाई गई है। और जब इस डिस्क को रोटेट किया जाता है तो रोटेट जब फास्टली करोगे, करते 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 क्या होगा, आपको ये 7 कलर्स डिसअपियर होते हुए दिखेंगे और आपको क्या दिखेगा कि वो डिस्क बिल्कुल व्हाइट कलर की हो चुकी है। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि वो जो 7 कलर्स है वो डिसअपियर हो चुके होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये होता है किसकी वजह से, जो इमेज हमारी आईज में बन रही है उसका इफेक्ट हमें क्या होता है, पहले वाला इफेक्ट डिसअपियर होने लगता है हमारी आईज से क्या, कुछ सेकंड्स के फ्रैक्शन के लिए। यानी कि जब डिस्क रोटेट करेगी तो जो कलर्स इमेजेस में से यहाँ से निकल रहे हैं वो एक के बाद एक क्या होते रहेंगे, डिफ्लेक्ट होते रहेंगे, और उनका जो कंबाइंड डिफेक्ट होता है हमारी आईज को कैसा दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है, और हमें ऐसा लगता है कि क्या है, कुछ 7 कलर्स डिसअपियर हो गए, पूरा जो डिस्क है वो व्हाइट हो चुकी है। एक्चुअली में वो सारे कलर्स कंबाइन हो चुके होते हैं, ठीक है, और वो कैसे दिखते हैं, व्हाइट दिखते हैं। And this is how where we can prove that the white light is composed of 7 colors. And the chapter is completed over here. I hope the chapter is very clear to you. We'll meet you very soon with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.